नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी के बीच में मैं ये बहुप्रतीक्षित फेसबुक लाइव लेकर के उपस्थित हूँ। और आज सुबह उठते ही जो मैंने पोस्ट किया था वो ये किया था कि मैं आज दोपहर 12 बजे लाइव आप लोगों के बीच में आऊँगा। मेरा स्वयं का भी मन था। मैं पिछले 2-3 दिन से, जब से ये रीट की हलचल हुई है, तब से मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके बीच में आकर के इस महत्वपूर्ण संवाद को करूं। जितने बच्चे अभी मेरे वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं इस फेसबुक लाइव से, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और नाम बोलना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, आपके कुछ कमेंट्स जो हैं उनको मैं पढ़ता रहूँगा। आपके जो बीच में प्रश्न आएंगे उनको मैं निश्चित तौर पर, आप सभी के बिल्कुल ओपन सेशन है, ओपन सेशन में मैं आपके सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा। लेकिन जैसा हर बार मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग एक काम हमेशा ये किया करें कि जिस समय मैं आपके साथ संवाद करने की प्रक्रिया में होता हूं, उस समय आपको अपने प्रश्न नहीं डालने हैं, क्योंकि मैं उस समय कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके साथ करना चाहता हूं। तो वो जो मेरे कथन होते हैं, जो मुझे कहना होता है, फिर आपके प्रश्न मुझे कहीं डाइवर्ट कर देते हैं। तो देखिए कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी इस ड्यूरेशन में जब आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप लिंक शेयर कीजिए। जो रीट के बच्चे हैं अपने साथियों के साथ लिंक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ। मेरा ये मन है कि क्योंकि ये मार्गदर्शन आपका बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ सुनना है, आपको समय देना है। और ध्यान रखिए, ये समय आपको अपने लिए देना है, मेरे लिए समय नहीं देना है, ये आपको समय अपने लिए देना है। क्योंकि ये समय जो है, इस समय रीट वाले बच्चों के लिए इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील है, जिसकी संवेदनशीलता को आपके अलावा कोई अनुभव नहीं कर सकता है। ये रीट कितने इंतजार के बाद आई है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इसका दर्द जो है वो पिछले 3 साल से, पिछली जो रीट हुई थी वो 11 फरवरी 2018 को हुई थी, और तब से लेकर के अब तक लगभग 3 साल होने वाले हैं। ये 3 साल का दर्द उन लोगों के लिए कितना बड़ा होता है जो कहीं बेरोजगारी के दौर से जो कहीं गुजर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपके साथ औपचारिक तौर पर संवाद शुरू करूंगा। निश्चित तौर पर मुझे जो बच्चे दिख रहे हैं उन सभी का सादर अभिनंदन है, मैं सभी के प्रणाम ले रहा हूं। नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपने सेशन में, मैं जिस समय आपको बोलूंगा कि आपको वहां से अपने प्रश्न आपको प्रारंभ करने, वहां से आप अपने प्रश्न पूछिएगा। देखिए, आप लोगों में कई बार सूचनाओं को ग्रहण करने और तदनुसार व्यवहार करने की जो स्थिति होती है वो कई बार दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं होती है, जबकि आप इतने परिपक्व विद्यार्थी हैं। मैं जब आपको बोलता हूं कि आपको प्रश्न वहां से शुरू करने हैं, आप बीच में से प्रश्न करने लगते हैं। आपके अभिवादन का मैं जवाब जरूर दे रहा हूं, आप सभी का एक साथ अभिनंदन है। हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा, ये एहसान आप उन बच्चों पे करेंगे जो बच्चे कहीं रीट की प्रक्रिया से जुड़े हैं। तो मेरा जो लाइव है उससे लिंक शेयर कीजिए, बच्चे कहीं उससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और बाद में जब ये मेरा लाइव समाप्त होने के बाद बच्चे जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर बाद में भी इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हर वो बच्चा, और इस समय रीट के बच्चों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्योंकि पढ़ पढ़ करके तो वो इतना परेशान हो गया है कि मेरे पास बहुत से बच्चों के जो व्यक्तिगत संदेश जो आते हैं मैसेंजर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, वो मुझे कई बार बच्चे इस बात को कहते हैं कि सर, टेलीग्राम पर, कि सर हम लोग पढ़ करके इतना परेशान हो चुके हैं कि अब बिल्कुल वो सीमा समाप्त होगी कि जहाँ हमको पढ़ना है। लेकिन सवाल ये है कि इन सीमाओं को बांधा किसने है, इन सीमाओं को तय किसने किया है? ये आपने किया है। मैं 2-3-4 दिन पहले जिस दिन घोषणा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को कहा कि रीट 25 अप्रैल को होगी, उस दिन मैं
तो मजाक में एक पोस्ट जो मैंने डाली थी, मैंने कहा था कि लगभग कही हुई सारी भविष्यवाणियां सही सही होती जा रही हैं। तो मेरा उद्देश्य कदापि ये नहीं था कि मैं कहीं मैं ये कोई इंगित करना चाह रहा था कि मैं सच में कोई भविष्यवक्ता हूँ। हाँ, निश्चित तौर पर बच्चों के साथ संवाद जब करना होता है, बच्चे जब आप सोच नहीं सकते हो कि एक स्टूडेंट जब मेरे पास बड़े दर्द भरी आवाज़ लेकर के, पीड़ाएं वेदनाएं लेकर के जब ये कॉल करता है कि सर ये रीट आखिर कब आ रही है, उस वक्त एक शिक्षक होने के नाते इसमें मेरे हृदय पे क्या गुजरती है। तो सबका इंतज़ार समाप्त है, कुल मिलाकर के रीट आ गई है। 25 अप्रैल घोषित तिथि है वर्तमान तक। और आप ये मान लीजिए कि जैसे कई सारे बच्चों ने अभी पिछले 2-4 दिन में भी मुझसे पूछा है कि सर क्या वास्तव में 25 अप्रैल को हो जाएगी। तो सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर, और आप बहुत अच्छे से सुनिए, कि रीट हर हालत में 25 अप्रैल को ही हो रही है, और यदि नहीं भी होगी तो भी आपके लिए 25 अप्रैल को हो रही है। आप ये समझ लीजिए, अगर 25 अप्रैल को रीट नहीं भी हो तो भी आपको हर हालत में अभी ये सोच करके तैयारी हर हालत में करनी, क्योंकि अगर लेट नहीं हुई, 25 अप्रैल को वास्तव में हो गई, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम था पिछले वर्ष, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जनवरी में करा दिया था 2020 में, और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कई सारी जो मांगे थी उस पर कहा था कि हम वापस नई विज्ञप्ति निकाल देंगे, लेकिन ये परीक्षा समय पर ही होगी, आपको याद है। और अगर इसी तरह से, चूंकि रीट पहले से ही काफ़ी लेट चल रहा है, तो 25 अप्रैल को ही होगी, तो वो बच्चे धोखा खा जाएंगे जो कहीं अभी से इस भ्रम को लेकर के बैठे हैं कि शायद 25 अप्रैल को ना हो। हर हालत में अपनी संपूर्ण प्लानिंग, संपूर्ण योजनाबद्ध तैयारी 25 अप्रैल को टारगेट बना करके रखिए। 24 अप्रैल को आपकी तैयारी के सारे टाट कमंडल समेट जाने चाहिए, बिल्कुल। 25 अप्रैल को जब आप जाएंगे, 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, वो देखा जाएगा, जिसकी संभावना बहुत नगण्य है। मेरा प्रेडिक्शन, मेरी जो सोच है वो ये बोलती है कि शायद इस बार तो हर हालत में परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। तो विज्ञप्ति 2-4 दिन में आने वाली है, जैसा संकेत है। और जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो आपके बहुत सारे जो प्रश्न थे, वो प्रश्न आपके जो अनुत्तरित हैं वर्तमान तक, या आधे अधूरे कहीं उत्तरित हैं, वो आपकी शंकाएं आशंकाएं सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी शंकाएं आशंकाएं जो मैंने अपनी पोस्ट में भी डाली थी, मैं परेशान हूं आपके उन प्रश्नों से। वो शंकाएं आशंकाएं कि सर रीट में एक पेपर होगा कि 2 पेपर होंगे, सर सिलेबस चेंज हो रहा है कि वही सिलेबस है, सर वेटेज सिस्टम क्या होगा, सर आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी, सर आरक्षण की व्यवस्था तो वैसे भी क्लियर हो गई है, सर क्या अदर स्टेट के दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सर क्या बीएड वाले फर्स्ट लेवल में अलाउ होंगे कि नहीं होंगे। ये जितने भी आपके पेट दर्द हुए हैं पिछले इतने समय में, ये नोटिफिकेशन के बाद ये सारे के सारे समाप्त होने वाले हैं। तो मैं नोटिफिकेशन में जो कुछ क्लियर होगा उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक शिक्षक होने के नाते और आपकी जो सामान्य जिज्ञासा है उन पर मैं बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि रीट को लेकर के वर्तमान में आपकी प्लानिंग क्या है। यदि रीट आज आयोजित हो तो आप कहाँ खड़े हो, सबसे पहले ये मूल्यांकन कीजिए। मैं आपको शुरुआत से आपकी योजनाबद्ध प्लानिंग के कुछ बिंदु बताता हूँ। आप आज हम लोग 20 दिसंबर में हैं, आज 20 दिसंबर 2020। तो आप ये सोचिए कि अगर परीक्षा आज हो तो आज आप रीट में कहाँ खड़े हैं, आज आपकी स्थिति क्या है। और जब आप आज ये तय कर लेंगे कि आज आपकी स्थिति ये है, तो 25 अप्रैल तक उसमें कितना अधिकतम संशोधन, परिमार्जन, परिष्करण आप कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। और मैं जब बच्चों से ये बात करता हूं कि आपको ये सारी चीजें करनी है, तो आप समझ लीजिए, मैं कल 2-3 दिन पहले उस क्लिप को देख रहा था, चक दे इंडिया फिल्म की, शाहरुख खान की फिल्म थी, और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। वो छोटा सा एक सीन था जिसमें इंडियन हॉकी टीम जो है, वुमेन हॉकी टीम, वो बड़े कड़े संघर्ष के बाद, जबकि उससे उम्मीदें नहीं थी, वो बड़े कड़े संघर्ष के बाद अपने ग्रुप मैच, लीग मैच जीतते हुए क्वार्टर फाइनल एंड देन सेमीफाइनल, और फाइनली वो फाइनल में पहुंच जाती है। तो पूरे भारत को, पूरे विश्व को यह अचंभा होता है कि जिस टीम से अपेक्षाएं नहीं थी, वो टीम इतना अच्छा
खेली और वुमेन हॉकी टीम जब फाइनल में आ जाती है तो सब लोगों के आंसू निकल आते हैं। और हर मैच से पहले उनके जो कोच हैं, जो शाहरुख खान ने रोल प्ले किया है, तो हर मैच से पहले शाम में सुबह रणनीति बनती थी कि इस मैच में हमको इस तरीके से खेलना है, इस मैच में इस तरीके से खेलना है। प्रत्येक मैच की, लीग मैच की, क्वार्टर फाइनल की, सेमीफाइनल की, हर मैच की रणनीति पूरी टीम और कोच बनाते थे। लेकिन आपको याद होगा, जिन बच्चों ने वो फिल्म देखी है, जिस समय फाइनल में वो लोग आ गए थे और दूसरे दिन फाइनल जब खेला जाना था तो कोच अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और उसका वो डायलॉग मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद और याद रहता है, उसने, कोच ने, शाहरुख ने अपनी पूरी टीम को कहा कि ये जो फाइनल मैच जिसको तुम खेलने जा रहे हो सुबह, ये 70 मिनट का फाइनल मैच, इसमें तुम्हें कैसे खेलना है ये तुमको अब मैं नहीं बताऊंगा। सारे मैचों की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ बनाई, सारे मैचों की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ तय की, लेकिन ये कल जो फाइनल के 70 मिनट हैं, वो 70 मिनट आपको कैसे खेलना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक कोच होने के नाते भी नहीं बताऊंगा। तो जब पूरी टीम बड़े आश्चर्य से उनको देखती है, कोच को, कि ये कौन सा तरीका है कि कोच इस फाइनल के लिए रणनीति नहीं बना रहे हैं, तो कोच का जो अगला डायलॉग था वो डायलॉग जिंदगी में उतार लीजिए। शाहरुख ने फिर वो जो डायलॉग दिया पूरी टीम के लिए कि ये जो 70 मिनट हैं ये जीवन में तुमको दोबारा से मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस फाइनल के बाद ये टूर्नामेंट तो खत्म हो जाएगा, ये लोग इन सारी यादों को याद रखेंगे, कुछ भुला देंगे, ये एक समय का चक्र है, लेकिन ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे यादगार 70 मिनट किस तरीके से बन सकते हैं ये तुमको तय करना है। इस 70 मिनट को जितना जी सकते हो उतना 70 मिनट को जी लो, और वो 70 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महानतम 70 मिनट बने, इसके लिए तुमको काम करना है। तो मैं अब आपसे ये बोल रहा हूं कि आज 20 दिसंबर से लेकर के 25 अप्रैल 2021 तक के जो 4 माह है, इस 4 माह में आपको किस तरीके से काम करना है ये मेरे बताने से ज्यादा आप तय कीजिए। इस 4 माह को आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेमोरेबल आप कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, कितना एफर्ट आप लगा सकते हैं, कितनी ताकत आप झोंक सकते हैं, कितना जुनून आप पाल सकते हैं, कितने बड़े पागल आप हो सकते हैं, ये आप तय कीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फिर मैं बोल रहा हूं, ये मेरा वीडियो जब जब और जहां जहां जितने बच्चे देखेंगे, आप मेरी इस बात को दिमाग से बांध लीजिए। जीवन के ये 4 माह आपको, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी बच्चियां, उनको जिंदगी में ये ऐसे 4 माह शायद वापस नसीब ना हो, क्योंकि अगली बार जब भी कोई रीट या जब भी कोई एग्जाम होगा शिक्षक भर्ती का, तब तक शायद आप उस एग्जाम की तैयारी करने में सक्षम होगे या नहीं होगे ये आप स्वयं नहीं जानते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। क्योंकि बच्चियों की तो, कई सारी बच्चियों की शादी हो जाती है तो वैवाहिक परिस्थितियां, नवीन परिवार की परिस्थितियां शायद उनको अलाउ नहीं करती। बच्चों के साथ कभी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी इस तरीके की आ जाती है, कोई रोजगार या उससे जुड़ा संकट, शायद नहीं। उम्र के बढ़ते संकट होते हैं, 3-3 साल, 2-2 साल, 2.5 साल में भर्तियां निकल रही हैं। आप तय नहीं कर सकते कि आज से 2 या 2.5 या 3 साल बाद आप इसी एक ऊर्जा पे हो गए। तो सुकराम मीणा का मैं एक जो डायलॉग देख रहा हूँ, जो कमेंट देख रहा हूँ, ये मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको अपने से हमेशा ये कहते रहना है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप सुबह से शाम तक अपने आप को 4-6 बार ये बोल दें कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर आप भूल जाएं। आप कर सकते हो, इसके लिए आपको प्रयास करना है, आपको ताकत लगानी है। तो जी लीजिए इन 4 माह को। ये जो 4 माह है, इन 4 माह को आपको कैसे जीना है ये आप काम कीजिए। और मैं कुछ एक बिंदुओं पे, और जो बच्चों ने मुझसे व्यक्तिगत कई सारे प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों पे मैं आता जाऊं। मैं अभी पिछले दिनों भरतपुर यात्रा पे गया था। मेरे एक मित्र हैं दिलीप सिंह, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ मुझे सौभाग्य मिला था महाराजा सूरजमल बीएड कॉलेज में जाने का। तो वहाँ बच्चों से संवाद किया, बहुत अच्छा संवाद मेरा वहाँ रहा, अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरा पूर्व महाविद्यालय भी था, भरपूर वहाँ के स्टाफ ने मुझे सहयोग दिया था, और वहाँ के स्टाफ ने मुझे कुछ ऐसी मेमोरी, मुझे मेरे स्कूल की, कॉलेज के समय की मुझे याद आई उस कैंपस को देख करके। तो बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ जब मैं संवाद कर रहा था तो बच्चों के जो बाद में ओपन सेशन था, जब बच्चों के प्रश्न थे, वहाँ मैडम थे, आदरणीय भारती मैडम, जो शायद मंच शेयर मेरे साथ कर रहे थे। वो स्वयं भी शायद प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों। उनका बड़ा अच्छा एक प्रश्न था, वो मुझे याद था, और वो प्रश्न न केवल भारती मैडम का था बल्कि आप जैसे हजारों बच्चों को वो प्रश्न था। उन्होंने कहा कि सर, हम जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक टारगेट सेट होता है पिछले कट ऑफ का,
जैसे मैं इस कैटेगरी से हूं तो मेरी कैटेगरी में पिछले साल 112 कट ऑफ गई। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, जो भी उनकी कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में 112 कट ऑफ गई। मैं एग्जाम देने के लिए बैठी हूं, मैं जब टेस्ट पेपर देती हूं या एग्जाम देने के लिए बैठी हूं, तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने 100 या 105 प्रश्न ही हल कर पाए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक नैरेटिव ये है कि पिछली बार 112 गई थी, कट ऑफ शायद इसके आसपास से इससे ऊपर जाए, तो फिर हड़बड़ी में 105 106 जो मेरे गए हैं सही हैं बिल्कुल, लेकिन फिर हड़बड़ी में उस 112 को अचीव करने के लिए मैं कई और प्रश्न अटेम्प्ट कर डालती हूँ, और वो कई और प्रश्न निगेटिव मार्किंग में जाकर के मेरे मूल प्राप्तांकों को भी कम कर देते हैं। इस फोबिया से कैसे बचा जाए, इस तरीके को कैसे हम सुधार करें, क्योंकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सिलेक्शन के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन नेगेटिव प्रश्न कहीं हमको पीछे धकेल देते हैं। ये बड़ा अच्छा एक प्रश्न, वो प्रश्न ने मेरे दिल को छुआ, क्योंकि ये प्रश्न मुझसे कई बार बच्चे कर चुके थे। और आप देखें, इस सवाल का उत्तर बड़ा सरल था, मैंने उस समय बैठ करके संवाद में दिया भी था, लेकिन मैं अब आपको इस बुक को ऑनलाइन और बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ लीजिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर से निरंतर अभ्यास के बाद समाप्त होती हैं। मैं आज सुबह, मैं उदयपुर में हूँ, मैं आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो आज सुबह एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी, कल शाम को उदयपुर में एक मॉल है, उस मॉल में आग लगने की सूचना पर पुलिस ने वहां जाकर के किस तरीके से आग लगी और वहां पे जो पीड़ित हैं उन आग से उस पीड़ितों को कैसे बचा करके हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, इस संपूर्ण घटना का एक मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल, ये मॉक ड्रिल जो होता है, ये क्या होता है? मॉक ड्रिल होता है कि जब वास्तव में ऐसी घटना घटेगी तो हमारी तरीके, हमारी तैयारियां किस लेवल पे है, इस बात को जांचना, दैट इज मॉक ड्रिल। आप ये मॉक ड्रिल कितना करते हो? भारती मैडम का जो सवाल था, उस सवाल पे मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि आप 150 प्रश्नों की कितने सारे अभ्यास के सेट आपने किए हैं। आप वो समय सीमा बांध करके, जितने समय में रीट होगी उस समय सीमा में ऐसे 150 प्रश्न की अधिकाधिक 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 मॉक ड्रिल आप कीजिए, अभ्यास कीजिए। आप ये तय कीजिए कि कितने प्रश्नों को निकालने में आप सक्षम हैं। और मैं अभी जैसे कुछ चंद दिनों में मुझे बच्चों ने कहा कि सर हम 112 115 प्रश्न तक पहुंच गए हैं, इससे ऊपर कैसे जाए, ये भी प्रश्न था। मैंने कहा कि 112 115 तक पहुंचे हैं, तो जो बचे प्रश्न हैं, जो 35 से 38 प्रश्न जो बच रहे हैं, वो कौन से बच रहे हैं, वो क्यों हल नहीं हो पाए हैं, इस कारण का विश्लेषण आप करो। अगर उसमें साइको के कुछ प्रश्न थे तो वो साइको के कौन से प्रश्न थे, उसके लिए संदर्भ स्रोत आपको कहां से मिलेगा। अगर वो हिंदी संस्कृत के प्रश्न है, भाषा के प्रश्न है, यदि वो गणित विज्ञान के प्रश्न है, तो वो आपको कहां से और किस तरीके से मिलेंगे। आप पूरा रिसर्च, पूरा शोध, पूरा अनुसंधान लगा दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर 112 115, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पिछले 112 115 पे आपने ये होमवर्क किया कि मेरे जो 38 35 नंबर जो कटे वो किन कारणों से कटे, कम से कम आपने उनका निदान तो किया। फिर अगली बार भी आपके 112 15 आते हैं, तो इस बार फिर जो 38 35 नंबर कटे हैं वो किस कारण से कटे, फिर इसका विश्लेषण कीजिए। और ऐसे 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 कई सारे विश्लेषण करके मैं आपको गारंटी ये दे रहा हूं, आप पक्का मान लीजिए कितनी बार आपके 112 15 आएंगे। आप इस 112 115 के पीछे पड़ जाइए और हर बार वो 15, वो 35 40 प्रश्न, जो 30 35 40 प्रश्न जो आपके हल नहीं हो पा रहे हैं, उनका विश्लेषण कीजिए हर बार कि किस किस खंड से कितने कितने प्रश्न बाकी रहे, उसका कारण क्या था। क्या उस कंटेंट को मैं जानता नहीं था? क्या उस कंटेंट से रिलेटेड मेरे पास कोई संदर्भ पुस्तक या कोई जानकारी या कोई स्टडी मटेरियल, कोई नोट्स था ही नहीं? क्या वो मैंने पहली बार सुना था? तो आप उसको सूचना, आप उसकी जहां से प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक से, टीचर से, गूगल से, जहां से भी संदर्भ स्रोत से पता कर सकते हैं, उन सूचनाओं को कलेक्ट करके उस 112 को 150 पे पहुंचाए घर पे बैठे बैठे। फिर अगली बार परीक्षा दें, फिर 112 है तो फिर जो नए 38 प्रश्न है, 115 फिर जो नए 35 प्रश्न जो आपको नए आए, फिर उसका विश्लेषण कीजिए। और मैं आपको पक्का बता रहा हूं, ये मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल ये जितना चलता रहेगा, ये आपको उतना ही कॉन्फिडेंस देता है। ये जो मॉक ड्रिल होता है, जो पुलिस ने किया था कल यहाँ उदयपुर में, इस मॉक ड्रिल से उस पूरी टीम के अंदर एक आत्मविश्वास आया कि हाँ, ऐसी घटना अगर हुई, घटित हुई, ईश्वर ना करे, तो उस घटना में हम किस लेवल पे, हमारी तैयारी किस लेवल पे, हम वो काम करेंगे। तो वो अब उन्होंने अपने आप को जांचा, और जहां उनको खामी लगी कि हाँ हमको 15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम 20 मिनट या 25 मिनट में पहुंचे, तो कहाँ किन कारणों से ट्रैफिक में कहीं लेट हुए, कौन से कारण थे, कहाँ बाधा पहुंची, उन सब बाधाओं का निराकरण आज से शुरू हो गया है।
पुलिस महकमा, पुलिस के उच्चाधिकारी, माननीय उच्चाधिकारी, वो सब आज से उस चीज़ पे लग पड़े हैं कि हम जो वादा, हमारे जो तय प्लान, इतने अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, उससे ज़्यादा टाइम लगा है, तो किन किन कारणों से लगा, उनका निदान आज से चालू हो गया है। ये तरीका होता है। तो मैं इस बात को, हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि आपको लक्ष्य प्राप्ति की राह में जितना भी आपको कष्ट होता है, उस कष्ट को सहने की आदत डालो, सहना सीखो। कंफर्ट जोन से बाहर जाने का दर्द बर्दाश्त करने का मादा जो होता है, क्षमता होती है, वो हर किसी में नहीं होती है, और वो जिसमें होती है वही सफलता की पथ पर अग्रसर होता है। मुझे तो आदरणीय जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां बहुत ज़्यादा दिल को छूती हैं, और वो पंक्तियां, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में कांटे शूल ना हो, शायद एक शब्द में इधर उधर कर जाऊं, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो पथिक का पता ही तब लगता है जब पथ में शूल बिखरे होते हैं, तब पथिक का पता लगता है कि वो कितना एक्सपर्ट पथिक है। और नाविक जो होता है, उसकी कुशल नाविक का पता तब लगता है जब धाराएं प्रतिकूल होती हैं। तो जीतिए, जीतने का मजा जब आता है जब दुनिया आपको हराने में लगी होती है। कोशिश कीजिए कि आप अधिक से अधिक तरीके से रीट के लिए कितना एफर्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो 2-3 बिंदु आपको शेयर किए, मैंने कहा कि उन बिंदुओं को तलाशिए जो आपको 112-15 पे रोके हुए हैं। दूसरा, जब आप इसको तलाशेंगे तो आपके अंदर ये जो एक आत्मविश्वास की कमी के कारण आपके अंदर ये जो भय है कि नहीं मुझे अटेम्प्ट करना, वो भय आपका दूर होगा। तो फिर आपके जो निगेटिव प्रश्न होते हैं अटेम्प्ट होना, वो आपके कम होंगे, पक्का। ये 100% मैं आपको बोला हूँ। इस अभ्यास को कीजिए। ये मॉकड्रिल जो पुलिस ने आज किया, कल किया, ये 10 दिन मॉकड्रिल कर लिया, निश्चित तौर पर अगर पुलिस ने ये टारगेट बनाया कि उस मॉल से हॉस्पिटल तक का रेस्क्यू ऑपरेशन 30 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले 48 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट लगे। लेकिन इस बार, हर बार अगला अभ्यास निश्चित तौर पर उनको 30 मिनट पे ला करके रखेगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक बिंदु ये था। मैं आपके कुछ प्रश्न जो आपके थे, तो आपके जो सामान्य प्रश्न, कई सारे प्रश्न, तो एक बच्चों ने जैसे पूछा था कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो हैं वो अभी उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। निश्चित तौर पर मैं ये अपेक्षा तो ये करता हूँ कि राज्य सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के संज्ञान में ये सारे तथ्य हैं कि कहाँ सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, कहाँ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, उनको कराने के लिए कहाँ क्या संभावनाएं बन सकती हैं, वो निश्चित तौर पर उच्च लेवल पर उनके पास जाती हैं। निश्चित तौर पर वो उसके समाधान करने के प्रयास करेंगे। अगला, एक मुझे बच्चों ने कहा था कि सर इस बात का कि रीट में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हर बच्चे का ये प्रश्न है। तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मैं कैसे तय करूं? मैंने आपको बता दिया है। आप अपना लक्ष्य जो है, अभी 4 माह आपके पास शेष हैं, उस 4 माह के लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, जो मैं हर बार कई बार बोल चुका हूं। और वो छोटे छोटे लक्ष्य कैसे होते हैं? योजनाबद्ध तैयारी का सबसे अच्छा तरीका होता है। बड़े लक्ष्य आपको कहीं शिथिल करते हैं, इसके लिए बेटर होता है कि आप छोटी छोटी योजनाएं बनाएं। 7-7 दिवस की योजनाएं बनाएं, 7-7 दिवस की, 10-10 दिवस की आप योजना बनाएं। उस 10 दिवस में आप ये तय कर लीजिए कि आपके पास पढ़ने के प्रत्येक दिन के कितने घंटे हैं। और प्रत्येक दिन के, अगर मान लीजिए आपने 6 घंटे सोच रखे हैं कि मैं 6 घंटे तो पढ़ूंगा। हाँ, मुझे एक बच्चों ने ये सवाल, मैंने आपको शायद एक बार जवाब पहले भी दिया था, जहाँ बच्चों ने ये पूछा था कि सर एक दिन में पढ़ने के कितने घंटे पर्याप्त होते हैं, क्या 10 से 12 घंटे पढ़ना अनिवार्य है? मैंने कहा था कि मैंने 6x6 का फॉर्मूला बताया था। 6 घंटे प्रतिदिन, 6 माह तक लगातार। अगर एक बच्चा पढ़ता है कंसिस्टेंसी के साथ, 6 घंटे प्रतिदिन हो और 6 माह लगातार हो, ऐसा कोई बालक नहीं है जो बड़े से बड़ा कंपटीशन फाइट नहीं कर सकता। तो आपके 6 से 8 घंटे आपके बहुत पर्याप्त होते हैं। आप 6 से 8 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी के साथ आप आईएएस आरएएस जैसे एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। रीट क्या है, तो ये दिमाग में रख लीजिए। अगर कोई बच्चा 6 से 8 घंटे पढ़ रहा है, मेरी सलाह तो ये कि 6 घंटे तो एटलीस्ट निकले। 7-8 घंटे निकलते तो अच्छी बात है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैं रोक तो सकता नहीं हूँ। 16 घंटे पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उतने घंटे पढ़ें जितने घंटे को आप कंफर्ट जोन में से थोड़ा सा, जैसे मतलब 6 से 8 घंटे, 10 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। और इस 4 माह तक के लिए मैंने कहा कि 70 मिनट की तरह इस 4 माह को अपने यादगार बनाना है जिंदगी का। तो कैसे बनाना है ये आपको तय करना है, ये मैं नहीं आपको बताऊंगा।
दूसरी बात कि एक और बच्चों ने जैसे कहा कि सर एग्ज़ाम जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भर जाएंगे, तो उसके बाद क्या हमने जिन बच्चों ने क्योंकि कई बच्चे ऐसे बड़े अच्छे बच्चे हैं जिनकी बस एक सिलेबस दो दो बार ख़त्म हो गए, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट अभ्यास सेट कई कई ख़त्म कर लिए। मुझे एक बच्चा है, मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, मुझे बड़ा पसंद है, हरेंद्र रिणवा, अगर वो मुझे देख रहा होगा कहीं, शायद नागौर डिस्ट्रिक्ट से हरेंद्र रिणवा, कई सारे अच्छे प्रश्न मेरे से पूछता है। उसने सिलेबस कई बार ख़त्म कर लिया, अभ्यास प्रश्नों के कई सेट कर लिए, और वो कहता है कि सर अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं जिस अभ्यास सेट को देखता हूं उसके सारे प्रश्न मेरे पे आते हैं। तो मैंने उसको कहा कि अब तू ऐसे अभ्यास सेट कहीं ना कहीं से ढूंढना शुरू कर, सर्च करना शुरू कर जिसके प्रश्न तेरे को नहीं आते हो। जहां तू हर बार सही सिद्ध होता है, अब तेरे को ये देखना है कि तू गलत सिद्ध किस जगह होगा। ऐसी जगहों को भी ढूंढ और उसके भी समाधान कर। ये मैं आप सारे बच्चों से बोल रहा हूँ। एक सुकरा मीणा का अच्छा प्रश्न आ रहा है कि क्या एक ही दिन में सारे विषय पढ़ने? नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि एक ही दिन में 5-5 विषय पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप योजनाबद्ध तैयारी कीजिए, जिससे मैंने कहा कि 6 घंटे प्रतिदिन, और आप 10 दिन की योजना जैसे आपने बनाई तो 6 दाड़े 60 घंटे की आप योजना बनाइए। उस 60 घंटे यानी कि 10 दिन की योजना नहीं है, वो 60 घंटे की योजना है। उस 60 घंटे में अपनी विषय की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक विषय को घंटे दीजिए, और एक दिन में 2 या 3 विषयों से ज़्यादा मत पढ़िए। थोड़ा सा लंबा और वैसा विस्तार से पढ़ेंगे गहनता से तो ज़्यादा अच्छा, कहीं आपके अंदर दृढ़ता लेकर के आएगा। 5-5 विषय को आप बांट करके पढ़े। अच्छा, विषयांतर भी हो, जैसे आपने 3 दिन इस और इस विषय को पढ़ा है तो अगले 3 दिन आप इस और उस विषय को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास एक ये जो तरीका होता है, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं ये तय कर पाते हैं अपनी 10-10 दिन की, 7-7 दिन की, 8, आप इस टुकड़ों में आप योजना बनाएं, और ऐसे टुकड़ों में योजना बनाएं। अगर मान लीजिए 10 दिन की योजना आपने बनाई तो 1 माह की 3 योजनाएं होती हैं, तो 4 माह की 3 चौक 12 योजनाएं, 12 योजनाएं आपकी बनेंगी 10-10 दिन की आराम से। हर 10 दिन की योजना, और अगले 10 दिन की योजना इस पिछले 10 दिन की योजना पे आधारित हो। तो मैं ये संवाद जो है आपके साथ, ये जो संवाद चल रहा है मेरा, इस संवाद को आगे भी मैं, अब चूंकि रीट आ गई है, मुझे बच्चों ने व्यक्तिगत फिर एक निवेदन किया कि सर आप ने वादा किया था पिछली बार के नियमित हम लोगों के बीच में आएंगे। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, निश्चित तौर पर मैंने वादा किया, लेकिन व्यस्तताओं के कारण मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अब चूंकि रीट आ गई है तो भले रात में से ही, समय तो दिन में अभी भी नहीं मिलता है, और जैसे जैसे अब ये रीट नोटिफिकेशन आ जाएगा, बच्चों की जिम्मेदारियां चालू होंगी, तो क्लास और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तो मुझे शायद थोड़ा सा उस समय समय ना मिले, तो निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा कि भले रात में, लेकिन मैं आपके साथ लाइव आना कोशिश करूँगा, नियमित तौर पे आऊँ। एनसीईआरटी पढ़ी है, तो अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, क्योंकि मैं 10 मिनट में ये सेशन खत्म करूंगा। अब आपके प्रश्न आमंत्रित है, जो भी प्रश्न आप करना चाहते हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, एनसीईआरटी के सिलेबस सीबीएसई में चलते हैं, वो सब अब तो राजस्थान में भी एनसीईआरटी लागू है। 50 बार मैं इस बात को बता चुका हूँ, कोई इशू नहीं है, आप आराम से एनसीईआरटी पढ़िए। राजस्थान की पुस्तकें भी बहुत श्रेष्ठतम थी, मैं उसका एक भाग था, लेखक के तौर पर गणित का मैंने बताया था आपको। तो कोई इशू नहीं है, आप एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी पढ़ें। एनसीईआरटी चूँकि वर्तमान में लागू है, पूरे राजस्थान में भी लागू कर दिया है, तो कोई इशू नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ट। सर हम बीएसटी फर्स्ट ईयर वालों का क्या होगा, देखें मैंने अभी बोल दिया है। दिव्या प्रकाश, आपका सवाल है तो आप समझ लीजिए दिव्य प्रकाश जी, फर्स्ट ईयर वालों के लिए सरकार तक ये जो बात जाएगी उचित चैनलों के माध्यम से। बेरोजगारों का एक संघ है, कोई उपेंद्र यादव जी हैं शायद, वो कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं ये बात पहुंचेगी, उनके माध्यम से पहुंचेगी, फिर जो भी सरकार फैसला लेगी। ये पॉलिसी मैटर है, इस पर मेरे बोलने का नहीं है। आपके प्रश्न क्या है? अदर स्टेट का, निश्चित तौर पर अदर स्टेट के बच्चे अलाउ होने चाहिए, होंगे शायद, ये अलग बात है कि उनको कोई आरक्षण के लाभ नहीं मिलेंगे किसी भी कैटेगरी में। मेरा जो अनुमान है, मेरा प्रेडिक्शन है, टीचिंग मेथड के जो नोट्स थे, मेरे मेरे जो नोट्स थे, बच्चों ने मुझसे पूछा सर क्या वो नोट्स पर्याप्त हैं, उसके अलावा कुछ और पढ़ना नहीं है? मैंने कहा कि वो नोट्स अपने आप में पर्याप्त हैं, कोई पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप अपनी स्टडी को विशालता विराटता देना चाहते हैं तो पढ़िए। जो मानक पुस्तकें हैं, मैंने आपको बताया था, जो मानक बीएड कॉलेजों में, बीएसटीसी बीएड कॉलेजों में चलती हैं। नेहा उपाध्याय का प्रश्न है, एक इस प्रश्न को देख लो, मैथ की तैयारी के लिए क्या करें? तो मैथ की तैयारी के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, आप 6, 7, 8, 9, 10th के गणित आप पढ़िए, 4th 5th की भी आवश्यकता पड़े तो उन्हें लीजिए।
गणित के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, पर्यावरण के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, विज्ञान के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेवल फर्स्ट के बच्चों के लिए और लेवल 2 साइंस वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। और जो एसएसटी वाले बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो भी समझ लीजिए, उनके लिए भी ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि 2013 में रीट में ऐसे अधिकांश बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ाते थे, अधिकांश कोर्स वहाँ से आया और हर बार आता है, ये आपका बड़ा आधार होता है। तो गणित के लिए आप वहाँ से अवधारणाओं को पकड़िए, आप नीचे से अवधारणाएं सीखते हैं, आपका ऊपर की बिल्डिंग जो है वो अच्छी बनती है। मेरी मैथ थोड़ी वीक है, क्या करें? मैंने मैथ वीक का बता दिया है। रिंकू क्या पूछ रहे हैं, साइंस मैथ की टीचिंग मेथड कहाँ से पढ़ें और बुक से? तो मैंने बता दिया है, मेरे नोट्स पर्याप्त थे जो मैंने पढ़ाया है उन क्लासों में। और बुक के लिए मैंने बताया था, राधा प्रकाशन की अच्छी पुस्तकें आती हैं, बीएड कॉलेजों में चलती हैं, गाइड नहीं है वो, अच्छी कॉलेजों में चलती हैं। और माध्यमिक राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल की पुस्तकें हैं जो बीएसटीसी कॉलेज में चलती हैं, और वो बीएसटीसी कॉलेज में चलने वाली पुस्तकें आपको थियोरिटिकली बड़ा मजबूत करती हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर एक आध टीचर ने कहा कि वो तो ऐसे विस्तृत हैं वैसे विस्तृत हैं। तो मैंने कहा कि जब उन टीचरों से आप सेटिस्फाई हैं तो उनकी मानिए, वो मेरे सम्मानित साथी हैं। लेकिन मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि वो जो किताबें हैं वो किताबें आपको बहुत दृढ़ आधार देती हैं। पुस्तकें, राधा प्रकाशन की पुस्तकें, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल की पुस्तकें जो बीएड एसटीसी कॉलेजों में चलती हैं, उन पुस्तकों को आप लीजिए, मानक पुस्तकें हैं। गाइड तो कई सारी हैं, गाइड का तो नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, आपको जो गाइड अच्छी लगती है। और प्रश्न पूछिए आपके। नमस्कार, मैंने सबसे कर लिया है, मैं आपके सवालों का ओपन सेशन में कर रहा हूँ। बुक मैंने बता दी है, पीरू बाटी कई बार बता दी है। ये बुक इतनी बार मैं बता चुका हूँ कि मुझे कई बार वो एक चुटकुला याद आता है जो मैंने बोला था, इतनी बार बता चुका हूँ कि वो एक गांव में एक व्यक्ति शहर जाकर के एक कोट खरीद करके लाया, और वो जब कोट खरीद के शहर से आया तो गांव में जैसे ही घुसा तो उसे 2 आदमी मिले, उन्होंने कहा कोट अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया, कितने का लिया? उसने सूचना दे दी। फिर आगे गया, फिर आगे 2-3 आदमी मिले गांव के, ये कोट कितने का लिया, कहाँ से लिया? उसने उनको भी सूचना दे दी। फिर आगे चला और 4-5-6 जगह वो जवाब देते देते परेशान हो गया कि कोट इतने का लिया और उस दुकान से लिया, इतने का लिया और इस दुकान से लिया। वो परेशान हो गए जब 7-8 जगह गांव में घुसते घुसते, तो परेशान होकर के वो गांव में गया और एक कुएं में कूद गया। कुएं में कूद गया तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, सरपंच साहब इकट्ठे हुए, सब और उन्होंने रस्सी डाल दी और उससे कहा कि रस्सी पकड़ बाहर आ। उसने कहा नहीं आऊँगा। कि क्यों नहीं आएगा? उसने कहा पूरे गांव को बुलाओ, पूरे गांव को इकट्ठा करो कुएं पर। उसने कहा क्यों? कि नहीं, पूरा गांव इकट्ठा नहीं होगा तब तक तो मैं कुएं से बाहर नहीं निकलूंगा। तो मजबूरी में पूरे गांव को बुलाया गया, और जब पूरा गांव कुएं के चारों तरफ इकट्ठा हो गया तो उसने भी परिवार का नाम ले लेकर के कि उसके परिवार से आगे कहाँ है बताओ, उसके परिवार से आगे, उसको पूरा गांव याद था। उसने जब पूरे गांव को सुनिश्चित कर लिया कि पूरा गांव कुएं की मुडेर पर है, तब अंदर से चिल्ला करके बोला कि ये कोट 3,000 रुपये का लाया हूँ और उस दुकान से लाया हूँ, अब आज के बाद मुझसे कोई पूछना नहीं। ये कंडीशन मेरी हो चुकी है, लेकिन चले आप बच्चे हैं, मैं आपके साथ बता देता हूँ। हर बार आप जितनी बार पूछते हैं मुझे, चल मैं नियमित तौर पे आने का प्रयास करूँगा, चाहे रात को आऊँ 8-9 बजे के आसपास, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। चलिए, और कोई प्रश्न अगर आपके हों, अगर आपके कोई प्रश्न ऐसे हों जो बच्चे बाद में भी इसको देखेंगे, इस फेसबुक लाइव को जो बाद में बच्चे देखेंगे, तो वो निश्चित तौर पर मुझे इस कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा अपने प्रश्न। मैं आपके प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में मैं आपको सबके प्रत्येक के उत्तर व्यक्तिगत दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो तैयारी कीजिए, अगले सेशन में जो बची हुई बातें हैं, अभी कई सारी बातें शेष बची हैं, लेकिन चूंकि मैं व्यस्त हूं, मेरी क्लास का भी टाइम है, तो कई सारी बातें हैं जिनका मैं अगले सेशन में मैं करना चाहूँगा और टुकड़ों में करेंगे। लेकिन मेरे आज के जो प्रमुख सबसे बेस्ट डायलॉग है, बेस्ट जो बात थी कि आपको हर हालत में ये 70 मिनट की तरह ये जीवन के 4 माह आपको यादगार कैसे बनाने हैं, आप अपने जीवन की सबसे ज़्यादा मेमोरेबल 4 माह इनको कैसे बना सकते हैं, ये आप तय कीजिए, अपने हिसाब से तय कीजिए। तो बच्चों, आज के सेशन में इतना ले रहा हूं, और अगले सेशन में, अगले लाइव सेशन में मैं लूंगा। आपसे मैं बार बार अनुग्रह करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को शेयर किया करें। अभी मेरा समाप्त हो रहा है फेसबुक लाइव, तो इसको शेयर कीजिए, अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। जो बच्चे इसको सुनेंगे उनका लाभ होगा, उनके दिमाग से घबराहट उतरेंगी, और कई सारे बच्चों का मार्गदर्शन होगा, अपने आपके दोस्तों का मार्गदर्शन होगा, आपके भाई बहनों का मार्गदर्शन होगा। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं निश्चित तौर पर। और आपके जितने भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में पड़े हैं और बाद में भी आएंगे, उन सबके उत्तर देने का
मैं वादा करता हूँ। और इस वादे के साथ साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।